देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है 5 बजे 10 रिपोर्टर हमारे इस खास कार्यक्रम का। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। अंबाला में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म पूजा की परंपरा के साथ राफेल को वायुसेना में शामिल किया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल को वायुसेना में शामिल किए जाने की घोषणा की और साथ ही दुश्मन देशों को भी सख्त संदेश भी दिया। इस ऐतिहासिक दिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। वायुसेना में शामिल हुआ महाबली राफेल। भारत और भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज महाबली फाइटर जेट राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से फाइटर जेट राफेल को शामिल करने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई, जिसके बाद एयर शो का आयोजन भी किया गया। शो में फाइटर जेट ने करतब दिखाए। आज के इस खास कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भी शिरकत की। अंबाला एयरबेस में यह खास समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने यहाँ पर पूजा की और विधिवत रूप से राफेल को शामिल किया गया। इस दौरान धर्मगुरुओं ने शांति की दुआ मांगी, साथ ही देश के जवानों की सलामती की भी प्रार्थना की। लड़ाकू विमान राफेल को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल करने के लिए अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वाटर कैनन से सलामी देकर राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। साथ ही भारत और फ्रांस की दोस्ती पर उन्होंने कहा कि दोनों देश लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक साझेदार रहे हैं। शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों ने एक दूसरे की चुनौतियों को समझा भी और उनसे निपटने के लिए काम भी किया। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना की उपलब्धियों के साथ साथ राफेल की खासियत भी बताई। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। देश के रक्षा मंत्री ने अपने दुश्मनों को ललकारा है। खासतौर पर चीन को अंबाला की धरती से चेतावनी दी गई है।
अपने देश की रक्षा के लिए रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया है। पहले सर्वधर्म पूजा की गई, फिर एयर शो हुआ। लड़ाकू विमान राफेल ने आसमान में करतब भी दिखाया। उसके बाद वाटर कैनन से राफेल विमानों को सलामी दी गई। सभी 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से देश की वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगले 2 साल के अंदर भारतीय वायुसेना को सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान भी मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम 2 बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, आज औपचारिक तौर पर 5 राफेल वायुसेना के बारे में आ गए हैं, यानी कि अब वो देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन भारत को आंखें दिखा रहा था, अब कहीं पे जो हुंकार वो भर रहे थे वो कहीं नीची होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, इसको इतिहास के पन्नों में जोड़ दिया गया है और आधुनिक फाइटर प्लेन राफेल आज आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले राफेल विमानों की खेप भारतीय वायुसेना को सौंपी और इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौके पर मौजूद रही। इससे पहले जो हेलीकॉप्टर के जो हैरतअंगेज तस्वीर भी इन्होंने दिखाए। जुलाई के महीने में 5 राफेल विमानों की खेप भारत आई थी। आज उन्हीं राफेल विमानों को विधिवत रूप से एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर लिया गया है, जिसमें आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सहित एयरफोर्स के आला अधिकारियों की मौजूदगी में राफेल को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। अगर इस मौके पर राफेल को वाटर सैल्यूट देकर बेड़े में शामिल किया गया है। वहीं अंबाला में इस ऐतिहासिक मौके पर राफेल के साथ साथ तेजस फाइटर प्लेन और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने हैरत गन करतब भी दिखाए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और जब ऐसी बात जब फ्रांस के जो सदस्य आए हुए थे, जब उनके थ्रू हमारी बात हुई है और जो उन्होंने स्पीच में भी अपनी बात कही है कि फ्रांस से जितने भी सदस्य आए थे उन्होंने भारत को विश्वास दिलाया है कि राफेल अपने आप में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक अहम जहाज है और खुद फ्रांस ने इसे अपने देश के लिए भी इस्तेमाल किया है। वहीं उन्होंने बहुत बड़ी बात भी कही कि फ्रांस की कंपनियां आने वाले समय में भारत में निवेश भी करेंगी। जी, जिस तरीके से आप ज़्यादा जानकारी देते हुए कि भारत और फ्रांस एक साथ रहेगा, यही फ्रांस के विदेश मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी यही कहा था कि भारत और फ्रांस हमेशा एकजुट है और एक दूसरे के लिए लगातार खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि अब अगर हम दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो दोनों देश आज जिस प्रकार से इस मौसम में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एयरफोर्स को बेड़े में शामिल किया और सभी को एयरफोर्स लोगों जो जितने भी यहाँ पे लोग थे उन्हें बधाई दी और भारत के संबंधों पर भी अपना अभिभाषण दिया। जी, इन सभी जानकारियों के लिए अंकुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे अंबाला से ज़्यादा जानकारी देते हुए। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में आज औपचारिक तौर से 5 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हो गए हैं। आपको बता दें भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री दोनों साथ साथ
वहीं भारी तनाव के बीच आज मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मॉस्को में इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वास्तविक लाइन पर बड़े तनाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस बातचीत की मेजबानी रूसी विदेश मंत्री करेंगे। खबरों के अनुसार रूस ही है जो पर्दे के पीछे से दोनों देशों में तनाव कम करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से लद्दाख में LAC पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अब तक सैन्य मोर्चे के साथ ही राजनयिक स्तर पर भी कई वार्ताएं हो चुकी हैं। हालांकि तनाव अब तक कम नहीं हो सका है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जयशंकर आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से शाम को मुलाकात करेंगे। यहां दोनों नेता LAC तनाव पर चर्चा कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लेकर आ रहे हैं। भारत चीन में दूरियां मिटाने का प्रयास। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे रूस इस कोशिश में जुटा है कि इस टकराव को कम किया जा सके। द्विपक्षीय मामले में दखल दिए बिना रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन वार्ता की मेज पर आए। बातचीत के जरिए विवाद हल करने पर जोर दिया जा रहा है। हर दिन नापाक कोशिशों में जुटा है चीन। वहीं जहां एक तरफ भारत और चीनी आर्मी के सीनियर अधिकारी सीमा पर तनाव कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना लगातार भारतीय सेना को पीछे भेजने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक चीनी सेना लगातार भारत के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। अधिकारी ने कहा कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर भारतीय सेना कई अहम ऊंचाइयों पर कब्जा कर रही है, जिससे चीन के फिंगर इलाके में कब्जे पर साफ नजर रखी जा सकती है। हालांकि इस बीच चीन लगातार नई पहाड़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है और हम उन्हें हॉटलाइन और लाउड स्पीकर के जरिए लौटने की चेतावनी देते हैं। भारतीय सेना को दक्षिण पैंगोंग में कार्रवाई की छूट। एक तरफ तो चीन रूस में भारत से बातचीत की पेशकश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर नापाक सरगर्मियों में जुटा रहता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण पैंगोंग में तैनात भारतीय सैनिकों को इस बात की इजाजत दे दी है कि अगर चीनी सैनिक उनकी पोस्ट के करीब आते हैं तो वो इसका माकूल जवाब दे सकते हैं। ये वही इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने LAC को एक तरफा तौर पर बदलने के चीन के प्रयास को नाकाम किया था और बाद में यहां पर भारत ने चोटी पर कब्जा कर लिया था। 29 और 30 अगस्त की कार्रवाई से बौखलाया चीन। गौरतलब है कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की ओर से 29 और 30 अगस्त को की गई कार्रवाई के बाद से LAC के हालात काफी बदले हैं। दरअसल भारत ने इस दौरान पैंगोंग त्सो से रेकिंगला तक LAC पर कई अहम ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इससे भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि फिंगर इलाके में चीन की सेनाओं को लौटाने के लिए ये पोजीशन काफी बेहतर साबित होगी। बता दें कि लद्दाख फ्रंटियर पर चीन के करीब 50,000 सैनिक इकट्ठा हैं। भारत ने भी उनका सामना करने के लिए इतने ही सैनिक तैनात किए हैं। फिलहाल सीमा पर यथास्थिति बनी रहे, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से जुटी हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से आपको बता दूं टेंशन का माहौल है। ऐसे में भारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। भारत के जवान शहीद हुए थे। इसमें ज़रूरी है कि दोनों देश बैठ के आपस में बात करके इस मसले को हल कर लें। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के
बटन दबाते ही बिहार सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया और कहा कि ये ऐप किसानों और पशुपालकों के बहुत काम आएगा। ऐप से पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। मोदी ने कहा, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे कलेक्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। उन्होंने कहा, आज देश के 21 राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4 से 5 सालों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने और ऊर्जा भी बने। पशुओं को बेहतर चारे के लिए भी अलग अलग योजना के तहत प्रावधान किए गए हैं। देश में बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है। 1 वर्ष पहले ही देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है। साथियों, बिहार अब उत्तम देसी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमुख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आज पूर्णिया, पटना, बरौनी में जो आधुनिक सुविधाएं बनी हैं, उससे डेयरी सेक्टर में बिहार की स्थिति और मजबूत होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे सीधा सवाल करूंगी। बिहार को प्रधानमंत्री ने ज्यादा महत्व देते हुए बिहार की बात की, चुनाव सर पे है और वहीं पे ऐप एक लॉन्च कर दिया है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिहार चुनाव बिल्कुल सर पे है, ऐसे में बिहार की जनता को लुभाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई। स्वाति, जिस तरीके से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की 21 राज्यों में की गई है, बिहार सहित, और इसमें जो है इस योजना के तहत जो है 1700 करोड़ रुपए के काम शुरू होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका सवाल है, तो बिल्कुल ये बात कही जा रही है, क्योंकि जितने सियासी माहिरों की माने तो निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा बेशक अभी नहीं की है, लेकिन सभी दल जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और इसी तरीके से जो है बिहार विधानसभा के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे जो है वो चुनाव में अपना पूरा वर्चस्व जो है वो कायम करना चाहती है। और जिस तरीके से रैलियां की जानी है जो वर्चुअल तरीके से, तो आज जो एक योजना की शुरुआत की गई उससे जनता को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन इसका बड़ा फायदा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो बिहार में जो भाजपा को हो सकता है। और जिस तरीके से आने वाले दिनों में 13 तारीख को, 15 को, 18 को और 21 सितंबर को और इसके बाद 23 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैलियां करेंगे। और इन रैलियों के जरिए जो अपना संबोधित करेंगे, तो उनके संबोधन करने का एक तरीका, और जिसके बाद आज के अगर संबोधन की बात की जाए, जो हम उसका एक हिस्सा हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया स्वाति, तो उसमें भी उन्होंने अंत में कहा कि जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये नारा उन्होंने दिया। और कहीं ना कहीं अब की बार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान, विज्ञान और अनुसंधान के बल पर जो है वो अपना प्रचार आज से शायद इस बात का बिगुल फूंक चुके हैं कि उन्होंने आज से जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो अपनी कमर कस ली है। और आज जिस तरीके से एक बड़ी मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, तो अगले 5 साल के दौरान इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। और इसमें आज जो है 1700 करोड़ रुपए का काम जो है वो शुरू किया गया है। अपने संबोधन में जिस तरीके से स्वाति आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गांव गांव पानी पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य जो है
वो नीतीश कुमार ने किया है। और जिस तरीके से महामारी चल रही है, संक्रमण काल चल रहा है, तो उसमें भी 60 लाख से ज्यादा लोगों को नल का जल दिलवाने की सुनिश्चित किया है। तो ऐसे तरीके जो है स्वाति, जो एक बात जहां पर एक मत्स्य योजना की शुरुआत थी, लेकिन जिस तरीके से एक राग आलाप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश नाम का, तो उससे ये बात साफ और स्पष्ट है कि ये बिल्कुल जो है सुनील, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। ये पूरी बातें आपने जो बताई कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से योजना का उन्होंने शुभारंभ किया है, कैसे ऐप एक लॉन्च करी, लेकिन दो बातें यहाँ पे आती हैं सुनील। एक, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तारीफ करी है बिहार के मुख्यमंत्री की कि उन्होंने नलके लगवाए, पानी मुहैया कराया लोगों को, तो पानी तो बिहार वैसे ही हो रखा था अभी कुछ दिनों पहले बारिश की। ये मुख्य बातें हैं। क्यों? क्योंकि जनता परेशान है, चुनाव आते हैं तो बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है, प्रधानमंत्री ने ऐप लॉन्च कर लिया, लेकिन ये जो ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं ये ग्रामीण लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ग्रामीण लोगों तक क्या आपको लगता है कि एक ऐप इतनी मददगार हो सकती है? क्या ये और ज़्यादा मुमकिन नहीं हो सकता था कि उनको कम दरों पे, अगर मोबाइल फ़ोन के साथ साथ डेटा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि आजकल डेटा सस्ता आता है, तमाम कंपनियां अच्छे मूल्यों पर डेटा मुहैया करा रही हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ कम दरों पे, ना फ्री दे करके कुछ कम दरों पर अगर लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालन में है या फिर जो खाद्य पदार्थ में है जो लोग हैं या जो किसान हैं, उनको अगर फ़ोन मुहैया कराते हैं और उनको कुछ हद तक एक कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा स्वाति, बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक तबका जिसको हम लोग अपना प्रवासी मजदूरों की कैटेगरी में गिनते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार, कुछ गरीब परिवार, उनको इस ऐप से, या जो लोग आज वर्तमान में अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कोई व्यक्ति विशेष होगा जो वर्तमान में स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करता हो। और जिस तरीके से आपका सवाल है और जिस ऐप की बात की जा रही है, तो आज शायद उन मछली पालकों को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी, जो एक रियलिटी जमीनी तौर पर अगर देखी जाए कि कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं, योजनाएं होती हैं, सरकारें बना देती हैं, लेकिन जमीनी तौर पर उन्हें लागू करवाने में जो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन बिहार चुनाव में इस बात का डंका अब पूरी जोर से जो है बजाया जाएगा, क्योंकि शायद इतिहास में अब तक का ये अब की बार जो चुनाव है और उस चुनाव की जो धरातल पर जो पकड़ है वो सारी डिजिटलाइजेशन के तौर पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आज जो ऐप लॉन्च की गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी निकल कर सामने इसी पर आती हैं कि धरातल पर हम कितने कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, जमीनी हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है। लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के समय पे, लुभावने वादे होते हैं, लेकिन जब इन वादों को पूरा करने की बात आती है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर क्या असलियत है ये सबके सामने साबित हो जाती है। क्या कहेंगे सुनील इस पे आप? देखिए, जिस तरीके से ये सारी चीजें आज की डिजिटलाइजेशन की या आपने जो बात कही, हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि हमारा भी फर्ज बनता है। देखिए, सोशल मीडिया की आपने बात की, हम लोग सभी चाहते हैं कि जनता को जो जनता की हक की बातें हैं वो पहुंचाई जाए, लेकिन जब ऐसे ही मसलों पर राजनीति होती है, अब देखिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, उस पर जो बजट लगाया गया, अगले 5 साल में उसका क्या निखार निकल कर सामने आएगा वो विषय के गर्भ में है, उसे हम लोग अभी नहीं कुछ कह सकते। लेकिन वर्तमान में अगर कहीं ना कहीं जो एक मनोदृष्टि भाजपा की देखी जाए तो हर किसी की यही है कि भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल का इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है वोट बैंक। किसी भी तरीके से लोक लुभावने बातें किए जाएं, और बिहार में जिस तरीके से आज मछली पालन की जो बात निकलकर सामने आई है और जिस योजना की शुरुआत की गई है, तो ऐसे में आप जमीनी तौर पर देखिए, क्या आज वर्तमान में जो पानी है, जो विषैला पानी हुआ पड़ा है, जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति हुई थी, बाढ़ जब बिहार में आई थी तो हर एक पार्टी ने जो है राजनीति की, तब किसी ने उन लोगों के बीच जाकर उनके हक की बात नहीं की, क्या महामारी के बीच उनके पास रोजगार है, नहीं है, हर किसी ने वहां पर चाहे। तो आपने अभी मेरे सहयोगी को सुना ज़्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरीके से बिहार में अब चुनाव है और आज प्रधानमंत्री ने एक ऐप लॉन्च किया लोगों के जो पशुपालन करते हैं उनके सहयोग के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में है। उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। अब उनकी जमानत अर्जी पर फैसला आ गया, लेकिन उसे सुरक्षित रख लिया गया है। रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को 3 दिनों की पूछताछ के बाद
बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य को भी गिरफ्तार किया था। आपको ये बता दें, आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। रिया से जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही हैं और ये बात पूछताछ में सामने आ चुकी है। अब मामले में रिया, शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत पर सेशन कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो आपको बता दें, 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को चौथे दिन, आपको बता दें, उन्हें जेल भेज दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़ा ये मामला। और आपको बता दें कि आज बुधवार को रिया ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जमानत याचिका दाखिल की थी और आज कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन उसे सुरक्षित रख लिया है। उनको अभी फैसला सामने नहीं दिया है, फैसला सुनाया नहीं, उसे सुरक्षित रख लिया गया है। कल फैसला सुनाया जाएगा। रिया समेत अन्य आरोपी हैं, उनके भाई शौविक की जमानत याचिका का भी जो फैसला होगा उसे कल सुनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया कल कितने बजे सामने आएगा और इसके बाद आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए स्वाति, कल रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उन तमाम जो आरोपियों को जिन्होंने एनसीबी ने अरेस्ट किया है एनडीपीएस के तहत, उनका कल फैसला जो है सुनाया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब 12 बजे जो है जब अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी, उस दौरान जो है सुनाया जाएगा। जिस तरह से उनके वकील ने तमाम दलीलें आज दी है करीब 2 से 3 घंटे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को शायद कल जमानत मिल सकती है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जी रिया चक्रवर्ती की जमानत को लेकर आज फैसला आ गया है और कल ये फैसला सुनाया जा सकता है। क्या लगता है कि शौविक को भी इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर उनको जेल भेजा गया है? जिस तरीके से बातचीत हुई, वहीं पर एक और विवाद शुरू हो गया कि रिया ने अपने बयान में कहा है कि मैंने जो भी बयान ड्रग्स रिलेटेड दिए हैं वो मुझे दबाव में दिलवाए गए हैं। ये उनके वकील की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था उसमें मेंशन किया गया था। तो क्या वो अपने इस बयान से बदल रही हैं, जो बयान उन्होंने पहले दिया था, और अब वो कह रही कि मुझे दबाव में, मुझे मजबूरी में ये देना पड़ा था? जाहिर तौर पर स्वाति, कैसा होता है कि जब वकील कोई अपने मुवक्किल से मिलता है तो वकील तमाम तरह की जिरह करता है अपने पहले मुवक्किल से। मुवक्किल को तमाम जानकारी देता है कि इस तरह से आप स्टेटमेंट देंगे तो आपका बचाव पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर उनके वकील जो है सतीश मान सिंह ने जब उनसे मिले हैं तो तमाम जानकारियां उनको दी है। इसी के तहत रिया चक्रवर्ती जो है आज उनसे सुबह मुलाकात हुई थी। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट के बारे में पहले भी एक बार कहा था कि हमको दबाव में जो है इस तरह से चीजें कबूल करनी पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार एनसीबी के तमाम वो पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ किए थे, अब रिया चक्रवर्ती की एक ग्राउंड मिला है कि रिया चक्रवर्ती का कहना है कि जिस वक्त मेरी जांच हो रही थी, पूछताछ हो रही, उस वक्त सभी के सभी जो है पुलिस एनसीबी अधिकारी थे। ऐसे में अगर कोई महिला होती तो शायद मेरे साथ कोई सिंपैथी होती। ऐसे में बताया जा रहा है कि वो एनसीबी के तमाम अधिकारी हैं, वो हम पर लगातार प्रेशर बना रहे थे अपनी गुनाहों को कबूल करने का। तो रीजन उन्होंने यही बताया कि हम जो है प्रेशर में तमाम बयानबाजी की है, ऐसे में उस बयानबाजी को हम इनकार करते हैं। जी जिन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज रात 9 बजे लाइव एक्सक्लूसिव सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो 5 बजे 10 रिपोर्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और रुख करेंगे अगली खबर का। बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामले में फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर है। बुधवार को राज्य की पुलिस ने 3 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की। सैनी के खिलाफ मई 1991 में कथित तौर पर पुलिस की तरफ से मुल्तानी के अपहरण और हत्या के लिए मामला दर्ज किया गया था। वहीं आज पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कथित अपहरण के समय मुल्तानी चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। मोहाली के निवासी मुल्तानी को 1991 में सैनी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने उठा लिया था। उस समय सैनी चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। बाद में पुलिस ने दावा किया था कि मुल्तानी गुरदासपुर में कादियान पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल ने होशियारपुर, मोहाली, दिल्ली समेत सैनी के साथियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि अब तक सैनी का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने पिछले महीने चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सैनी के घरों पर छापेमारी की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सैनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। मुल्तानी गुमशुदगी मामले में आरोपी चंडीगढ़ के 2 पूर्व पुलिस कर्मियों तत्कालीन निरीक्षक जागीर सिंह और ASI कुलदीप सिंह के सरकारी गवाह बनाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने पिछले महीने इस संबंध में दायर प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या ताजा अपडेट है इस पूरे खबर पे? देखिए, इस पूरी खबर की बात करें तो इसमें जिस तरह से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से और उससे पहले मोहाली कोर्ट से सैनी को तगड़ा झटका लगा था और उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका है, यानी अग्रिम जमानत जो याचिका है, वो खारिज हो गई थी। तो अब इस मामले में सुमेध सिंह सैनी जो है सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती नजर आ रही है, बार बार रेड्स हो रही हैं, पुलिस जो है दबिश दे रही है, कभी उनकी दिल्ली निवास स्थान पर दबिश दी जा रही है, कभी चंडीगढ़ में, इसके अलावा पंजाब के विभिन्न भागों में रेड हो चुकी है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से फरार है, लेकिन गिरफ्तारी का डर है। तो ऐसे में उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुमेध सिंह सैनी लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन जिस तरह से 2 कोर्ट ने उनको झटका लगाया, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर कब होती है और उसमें कोर्ट क्या उनको राहत देती है या वहां से भी सुमेध सिंह सैनी को झटका लगता हुआ नजर आएगा। जी, इसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामले में लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए, लेकिन क्या कुछ ऐसे दावपेच फंस रहे हैं कानूनी तौर पे जिसकी वजह से उनको जो अग्रिम जमानत की याचिका बार बार दाखिल कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी कोर्ट तवज्जो नहीं दे रही? देखिए, सीधे तौर पर अगर कोर्ट की बात करें तो जिस तरह से बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले की बात करें या फिर उसको पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करने की बात करें या फिर उसकी मौत की बात करें और मौत के बाद उसके शव को खुर्द-बुर्द करने की बात करें, तो इस मामले में जिस तरह से 2 अहम गवाह निकलकर सामने आए, जिसमें कुलदीप सिंह की कोर्ट के अंदर गवाही हो चुकी है, जगीर सिंह की कोर्ट के अंदर गवाही हो चुकी है और ये वो पुलिसकर्मी है जो उस समय सुमेध सिंह सैनी के साथ वहां पर मौजूद थे। इन्होंने गवाही में सीधे तौर पर बताया है कि
सुमेध सिंह सैनी के कहने पर ही बलवंत सिंह मुल्तानी को उनके मोहाली निवास स्थान से कहीं ना कहीं पुलिस ने इनलीगल तरीके से उठाया था। उसके बाद उनको सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन लेकर गए, सेक्टर 15 पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहां पर सैनी की मौजूदगी में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। टॉर्चर में ही उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद उसके शव को खुर्द-बुर्द किया गया। तो उन्हीं गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट जो है सैनी को अग्रिम जमानत याचिका देती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सैनी का रुतबा पहले भी उतना ही था जितना अब है और कहीं ना कहीं उसी रुतबे का इस्तेमाल करते हुए गवाहों को बरगला सकता है, डरा सकता है, इस पूरे मामले के तथ्यों को छेड़छाड़ कर सकता है। तो ऐसे में इसी वजह से जो पुलिस है वो लगातार पैरवी कर रही है और इस बात पर कहीं ना कहीं दांवपेच फंसता नजर आ रहा है कि अगर सैनी को जमानत दी जाती है तो फिर वो गवाहियों को, उनकी गवाहियों को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से उनको 2 कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और अब यही देखने वाली बात रहेगी कि सोमवार को कहा जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो क्या वहां से सैनी को किसी तरह की राहत मिलती है? क्योंकि अगर वहां से भी सैनी को राहत नहीं मिली तो फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी और किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी भी होती हुई नजर आ सकती है। जी, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी देते हुए इस पूरे मसले पर। आपको बता दें कि सोमवार को सुनवाई होनी है। बहुत ही अहम बात उन्होंने बताई कि सोमवार को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से? क्या उनको किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन मिलती है, उन्हें कोई मदद मिलती है? अग्रिम जमानत की याचिका लगातार वो दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट की तवज्जो नहीं दे रही। ऐसा माना जा रहा है कि अगर उनको जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो उनका रुतबा, उनका रसूख जो है उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको वो किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं, गवाहों को बदला जा सकता है या उनकी गवाही में भी बदलाव के आसार हैं। आपको बता दें ये बेहद मशहूर एक ये केस बना था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल है। अब इसके ऊपर सोमवार को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको बता दें बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामला, इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। ये अहम जानकारी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है। आपको बता दें सैनी के खिलाफ मई 1991 में कथित तौर पर पुलिस की तरफ से मुल्तानी के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। आज पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, क्या फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस ने पिछले महीने चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सैनी के कई घरों पर छापेमारी भी की थी। आपको बता दें और इसी खबर पे हमारे संवाददाता सागर भी मोहाली से जुड़ गए। सागर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे मसले पे? इसमें अपडेट यही है कि मोहाली पुलिस की जो टीमें हैं, मोहाली पुलिस यहाँ पे लगातार इस पे छापेमारी कर रही है। डीजीपी सुमेध सैनी के हिमाचल, दिल्ली और भी कई स्टेटों में जहाँ इसके फार्म हाउस हैं वहाँ पर की छापेमारी की जा रही है। मगर अभी जबकि मोहाली कोर्ट से इसको इस केस 302 में इसको जमानत की रद्द कर दी गई थी, तो ये हाई कोर्ट के दर्शन में गए थे। वहाँ पर भी हाई कोर्ट से भी इसको रद्द कर दिया गया है। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये डीजीपी सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट की ओर दौड़े अपनी जमानत करवाने के लिए, अग्रिम जमानत का लेने के लिए। जी, तो आप ये बड़ी खबर बताते हुए कि क्योंकि इनको हाई कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिली, सेशन कोर्ट ने भी कोई मदद नहीं, तो अब हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो आपको क्या लगता है कि कानूनी दांवपेच, ये जिस तरीके से इनका रसूख बहुत रहा है और इन्होंने कई बार जो कहा जा रहा है कि इनको जमानत इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शक है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो सूत्रों से पता लगा है कि ये दिल्ली मतलब अपने किसी निवास स्थान पे, किसी अपने ब्रदर के पास वहाँ पर निवास स्थान में रह रहे हैं। पुलिस अभी पंजाब पुलिस ये चाहते हैं कि मेरा केस रेफर हो जाए और सीबीआई या यमुनानगर कोई इसको केस को डील करे, पंजाब पुलिस से हट जाए। जो डीजीपी सुमेध सैनी ने जो एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं वो कहते हैं कि यमुनानगर मेरा केस ट्रांसफर किया जाए, ना कि पंजाब पुलिस से करे। तो ऐसा क्यों? पंजाब पुलिस से ने ऐसी क्या दिक्कत है कि क्योंकि खुद ही पुलिस में रहे हैं, तो पुलिस अगर जांच करी तो किस तरीके की परेशानी है इनको? क्योंकि इन्हें मोहाली कोर्ट से और हाई कोर्ट से इतना मोहाली पुलिस को प्रेशर दिया जा रहा है, जिस कारण ये इनकी छापेमारी लगातार की जा रही है। जो सिट बनी हुई है उसकी 8 टीमें इनके हर फार्म हाउस, हर जगह इनके स्टेट्स में जो इनके हैं घर, चंडीगढ़, मोहाली पे रेड मारी, जिस कारण ये डर है कि अरेस्ट ना हो जाएंगे। तो ये प्रयासों में लगे हुए हैं कि यहाँ से केस ट्रांसफर होके पंजाब पुलिस ट्रांसफर होके किसी और को चला जाए जिसमें ये आसानी से जमानत ले सके।
जी, तो ये मुख्य बातें आपने बताई। सागर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सभी जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात हो रही है कि अग्रिम जमानत मिल जाए, और साथ ही साथ पंजाब से इस केस को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जमानत के कुछ रास्ते खुल सकें। देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में क्या होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स के बेड से लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा है। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। लालू प्रसाद यादव को भेजी गई चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा कि जननायक कपूरी ठाकुर के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, लेकिन मुझे क्षमा करें। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीमार हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसमें इस समय आरजेडी को ये बड़ा झटका। इससे पहले भी आपको बता दें कि आरजेडी के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, जिसकी वजह से झटका लगा था, लेकिन एक ये और बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से चुनाव सर पर है, वहीं उपाध्यक्ष का पार्टी को छोड़ करके जाना पार्टी को एक बड़ी क्षति। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये सारे मसले को आता है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को ये बड़ा झटका लगा है, वहीं पे बाकी अन्य पार्टियां विलय करने की सोच रही हैं। और आपको बता दें, अस्पताल से ये उन्होंने अपना ये चिट्ठी लिख करके बताई है कि अब वो पार्टी का साथ नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी से बहुत स्नेह मिला, लेकिन अब पार्टी का साथ नहीं दे पाऊंगा। वो अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं से उन्होंने चिट्ठी लिख करके लालू यादव और पार्टी को इस बात की जानकारी दी। कहा 32 साल से आपके पीछे खड़ा रहा, पार्टी के हर फैसले में आपके साथ रहा, कदम से कदम मिला करके मैं चला, लेकिन अब मुझे क्षमा करिए, मैं अब पार्टी का साथ नहीं दे पाऊंगा। और वहीं कोरोना देश के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एमपी को बड़ा झटका दिया है। अपने यहां से अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के प्लांटों से रोजाना करीब 130 टन ऑक्सीजन मिलती है। यदि इसकी आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई तो समस्या खड़ी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि महाराष्ट्र के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में चर्चा की गई और केंद्र को भी स्थिति से अवगत कराया गया। एमपी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। बता दें आपको कि वहीं उद्योग विभाग ने कमिश्नर और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले ऑक्सीजन का प्रथम उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होगा। साथ ही प्रदेश में जहां भी ऑक्सीजन तैयार की जाती है वहां इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार का एमपी सरकार की ओर। आपको बता दें, कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ी थी वो ऑक्सीजन की थी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, क्योंकि कोरोना की अभी किसी भी तरीके से कोई दवाई नहीं आई है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या मध्य उम्र के लोग भी हैं जिनमें कोई और भी परेशानी या किसी भी तरीके की अन्य बीमारी है, उसके चलते जब कोरोना उनको होता है ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और ऐसे में ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को अभी तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन एकाएक ये जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, इसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार को यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब विकल्प तय करना है कि अगर महाराष्ट्र से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम अब आगे कहां से इस ऑक्सीजन गैस को मंगवाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं, कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एमपी सरकार को बड़ा झटका दिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सुनील मालवीय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ भोपाल से। तो सुनील, जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है इस कोरोना काल के समय में, महाराष्ट्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि अब हम मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। जी देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जो कोरोना काल का समय चल रहा है, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी 261 केस मिल चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश भोपाल की बात की जाए तो लगातार कोरोना ने अपना जो है कहर गजब ढा रही कोरोना, किल्लर कोरोना। और पिल्लर कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में अभी तक कई मौतें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक मध्य प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती, जो ऑक्सीजन महाराष्ट्र से आता था, ऑक्सीजन महाराष्ट्र से देते थे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया मध्य प्रदेश को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है वो भी शिवराज सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। जी स्वाति जी, इस वक्त अचानक से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मदद करने से मना कर दिया है, जबकि वो जानते हैं कि कोरोना पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में फैला हुआ है। कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी जोड़ करके देखा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और कहीं वो बीजेपी सरकार को, यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आहत करना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ कयास लगाया जाए ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। तो इसको एक राजनीतिक बड़े मुद्दे को जोड़कर इस जो ऑक्सीजन देने से उन्होंने मना कर दिया था, तो कहीं कयास लगाया जा रहा है, कहीं राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए इस जो घटनाक्रम जो सामने आया हुआ है इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कयास लगाया जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक एक रूप में देखा जा रहा है। जी स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से, ज्यादा जानकारी देते हुए कि इस कष्ट की घड़ी में किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने पल्ला झाड़ा है और ऑक्सीजन देने से मध्य प्रदेश सरकार को मना कर दिया। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली इलाके में हो रही किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली में जहां जा रहे किसान नेताओं को फतेहाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये किसान रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन और 17 अन्य संगठनों की ओर से कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का ऐलान किया गया था, जिसके लिए ये किसान जा रहे थे। वहीं इस मौके पर किसानों ने कहा कि सरकार किसानों और व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडल के प्रधान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापारी इस बार धान की खरीद नहीं करेंगे। सरकार ने जो आज किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यह भी है, अभी हम प्रदेश सत्र के जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कर्मचारी व्यापारी नेता हैं, मजदूर नेता हैं, किसान नेता हैं, उनसे हम मीटिंग करेंगे और अगर सरकार ने इसी तरह कोई नरमी ना बरती तो हम असहयोग का रास्ता अपनाएंगे। अभी जीरी का जो है सीजन आया हुआ है और हम इसमें सरकार का कतई सहयोग नहीं करेंगे। हमारी सेलर एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है कि हम जो है मिलिंग नहीं करेंगे धान की। सरकार घुटने पे आ जाएगी, सरकार को सॉरी फील करनी पड़ेगी जो हमारे साथ आज बर्ताव किया है, और आने वाले समय में ये अध्यादेश भी वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी खरीद की गारंटी यहाँ के किसान को, व्यापारी को, सरकार को। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और कंगना रनौत के बीच चले आ रहे बवाल के बीच बुधवार को बीएमसी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया गया। उन्हें अपशब्द कहने और मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद टिहरी की ओर से चंबा के मुख्य चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। लगातार देश भर से कंगना रनौत को समर्थन मिल रहा है और वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की किरकिरी भी हुई है कि एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार, जब वो मुंबई में उपस्थित नहीं थी, उसका दफ्तर तोड़ दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया। न केवल उनके दफ्तर को इलीगल कंस्ट्रक्शन बता करके तोड़ा गया, बल्कि उनके घर को भी तोड़ा गया, उनकी लॉबी तोड़ी गई, उनके घर के अंदर का रखा हुआ सामान तक को भी क्षतिग्रस्त किया गया। जबकि आपको बता दें, ऐसा नहीं होता है। मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो हटाई जा सकती हैं और जो बिल्कुल पक्की तरह से बनी होती हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया। इसके बाद से ही पूरे देश भर में गुस्सा था। मुंबई वासियों ने भी कंगना रनौत का समर्थन किया और अब आपको हम टिहरी की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर कंगना रनौत का समर्थन किया गया और उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
माँ बेटों पे जो वो अपमान शब्द बोले गए और जो अत्याचार किया गया उनके द्वारा, प्रादेशिक अत्याचार उत्तरी भारतीयों पे किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और वहाँ के जो माफिया हैं उन माफिया को सपोर्ट करके हमारे लोगों पे अत्याचार किया। इसके विरोध में आज संगठन ने कि भारत सरकार का पुतला दहन किया। महाराष्ट्र में जो अत्याचार उत्तरी भारतीयों पर हो रहा है उसके खिलाफ हमने ये पुतला दहन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, बताइए किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है कंगना को, और आज टिहरी में भी लोगों ने कंगना का समर्थन किया और उद्धव सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि उद्धव सरकार का यह निर्णय खुद उनके लिए काफी फजीहत बन चुका है। जहां खुद सरकार में सहयोगी एनसीपी प्रमुख ने इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, वहीं तमाम मुंबई कर जगह जगह जो है कि आलोचनाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल इस मामले में देर शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीएमसी कमिश्नर चहल और संजय राउत के बीच में बातचीत हुई, बैठक हुई। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि इन लोगों के बीच में बैठक क्या हुई थी, लेकिन जिस तरीके की कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई चल रही है, मानो कि थमने का नाम नहीं ले रही है, तो कंगना का भी कहीं से हौसला टूट नहीं रहा है। आज उन्होंने अपने दफ्तर पे पहुंचे और उन्होंने पूरा जायजा लिया। हालांकि मीडिया के किसी सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन तस्वीरें जब उन्होंने वहां की देखी तो पूरी तरह से वो भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने खून पसीने से कमाई से इसे एक घर बनाया था और उद्धव सरकार ने इसे ध्वस्त किया है। सरकार जो है इसे देर सही लेकिन इंसाफ जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं कंगना के अंदर दुख भी था और जो समर्थन मिला है कंगना को, कह सकते हैं कि उससे उनको एक ताकत भी मिली है। जी मुरारी जी, इन सभी जानकारियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मुरारी है, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देश भर से जिस तरीके से कंगना रनौत को समर्थन मिल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की किरकिरी हुई है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। कारोबारी के भांजे और नाती को गोली मारी गई। आपको बता दें बाइक सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में प्रमुख मीट फैक्ट्री संचालक हाजी जहीर के भांजे और नाती को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी हवा में तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। दरअसल दोनों कार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अभी तक हम लोगों की जानकारी में आया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने फायर किया है 2 लोगों के ऊपर। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के उनको मेडिकल कॉलेज लाई है और उनसे प्रारंभिक बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अभी वो लोग तस्दीक नहीं हो पा रहा है कि किन लोगों ने गोली चलाई थी। वो अभी इलाजरत हैं। बाकी हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से गिरफ्तारी का तत्काल प्रयास। तो ये आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक व्यापारी के भांजे और नाती को गोली मारी है। आपको बता दें बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पिस्तौल को हवा में लहराते हुए वो मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें अलीगढ़ में लगातार जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था लचर हो रही है और बदमाशों को किसी भी तरह से पुलिस का डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, तो उसकी ये एक और नज़ीर पेश हुई है सामने। दिन दहाड़े जिस तरीके से कारोबारी के भांजे और नाती को गोली मारी है। आपको बता दें बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। यूपी के अलीगढ़ की ये घटना आपके सामने। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी की मृत्यु की खबर सामने नहीं आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं इसलिए हमने इनको पूरी तरह से साफ नहीं आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं लेकिन किस तरीके से सर पे चोट आई है, कंधे पे चोट आई है और पीछे पीठ पर भी चोट आई है। ये अस्पताल में दोनों शख्स और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी आ रही है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पर?
देखिए बता दें कि ये जो मीट कारोबारी थे, ये एलाना जो फैक्ट्री है, एलाना फैक्ट्री के जो भांजे और भतीजे थे, ये अपनी फैक्ट्री से कारोबार करके जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे और हालांकि अपनी गाड़ी में सवार थे। थाना बन्ना देवी के क्षेत्र का पूरा मामला है। और ये जो अपने गांव से जब वापस लौट रहे थे, घर के लिए आ रहे थे, तो अज्ञात हमलावरों ने इन पर दबादब फायरिंग कर दी। फायरिंग आना की 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जिला अस्पताल में इनको तुरंत भर्ती किया। जिला अस्पताल के माध्यम से इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया था। हालांकि बता दें कि जो मीट फैक्ट्री थी हाजी जहीर, अपने आप में मीट फैक्ट्री में काफी बड़ा नाम है इनके। इसी के मद्देनजर रखते हुए लगातार वहां पर मौके पर आधा अधिकारी पहुंच गए। आला अधिकारी पहुंचने के बाद में वहां पे जितने भी लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये हमलावर कौन है, आखिर इसके पीछे कोई जाति रंजिश से सामने निकल के नहीं आ रही। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अनलॉक हो जाने के बाद में अलीगढ़ में लगातार जो है दबंगों के हौसले बुलंद है। हमलावर को खाकी का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं लगा। इसी खौफ ना रहने की वजह से 2 लोगों में गोली मारी गई। हालांकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। गोली लगने के बाद में वहां पर भारी मात्रा में फोर्स पहुंच गई, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी खंगालने लगनी पड़ी है। जी, तो हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता ज्यादा जानकारी देते हुए कि किस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था लचर होती जा रही, दबंगों को किसी भी तरीके का डर नहीं है पुलिस को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज रात 9 बजे लाइव एक्सक्लूसिव सिर्फ ANB न्यूज पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज रात 9 बजे लाइव एक्सक्लूसिव सिर्फ ANB न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार,